मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं कि जयरंगम इस वर्ष अपने 9वें साल में प्रवेश कर गया है। गत 8 वर्षों से जयरंगम को धूमधाम से जयपुर में मनाया जाता रहा है और पूरे देश से जाने माने सभी नाट्य कलाकार और बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ पर आके शिरकत करते रहे हैं और अपनी कला से लोगों को रूबरू कराते रहे हैं। जयरंगम पिछले 8-9 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे नए और पुराने और बड़े सीनियर दिग्गज एक्सपीरियंस और बिल्कुल नोविस एकदम नए छात्र जो किसी भी ड्रामा स्कूल से निकलते हैं या एमेच्योर हैं, उन लोगों के इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब क्योंकि विश्व इस महामारी से गुजर रहा है, फिजिकली हमने बहुत सोचने के बाद ये तय किया कि अब बिल्कुल संभव नहीं है कि फिजिकली किसी फेस्टिवल को कराया जाए। हालांकि कुछ कुछ जगह लॉकडाउन कुछ रूप में खुला हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लोग अभी भी दूरी बनाए रखें, इस तरीके से तो ठीक है। आज हम इस पैनल डिस्कशन में सब इकट्ठे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं सुरेश शर्मा जी का, मंगेश जी का, संजय जी का, अजीत राय साहब जो इस पैनल के मॉडरेटर हैं, और आलोक जी का। आलोक जी क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने रुक के ही इस डिजिटली कॉन्फ्रेंस के अंदर एंट्री ली है, तो आप सब महानुभावों का स्वागत है। और अजीत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबकी इस विषय पे थिएटर ट्रेनिंग इन इंडिया, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस इन पोस्ट कोविड पीरियड, इस पे अपन आज चर्चा करेंगे। आपका स्वागत। धन्यवाद दीपक गेरा जी। दोस्तों, आज जयरंगम की इस दूसरी संध्या में मैं अजीत राय आप सबका जयरंगम की ओर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सारी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से गुजर रही है, और इस बीच जब से मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन देश में हुआ और उसके बाद अब तक जारी है, थोड़ा बहुत सब जगह संकट बरकरार है, इसके बावजूद बहुत सारे रंगकर्मियों ने आपस में संवाद किया, बातचीत की और एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिशें की। बहुत सारे रंगकर्मी बहुत संकट में भी आए, बहुत सारे कोरोना से पॉजिटिव हुए, फिर निकले उस संकट से। लेकिन जयरंगम ने तय किया कि हम थोड़ा सा एक हाफ डिजिटल और हाफ फिजिकल फेस्टिवल करने की कोशिश करें, और उस समय तक यदि स्थितियां ठीक हो जाएं तो आप सब सारे लोगों का जयरंगम में मेहमान के बतौर स्वागत है। आप आइए जयपुर और हमारे मेहमान बनिए और देखिए कि कैसे एक 18 से 25 साल की नौजवान पीढ़ी थिएटर में इतना आकर सक्रिय भागीदारी करती है, न सिर्फ रंगकर्मी के रूप में बल्कि दर्शक के भी रूप में। आज यह हमारा बहुत ही हाई प्रोफाइल पैनल है और इसमें जो 4 लोग हमारे बीच विशेषज्ञ शामिल हैं वो एक्चुअल थिएटर ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं और इस समय वो थिएटर ट्रेनिंग की मेन स्ट्रीम को लीड कर रहे हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे सीनियर और हमारे परम मित्र सुरेश शर्मा जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं, और सुरेश शर्मा जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है थिएटर में, भारतीय नाट्य अकेडमी से लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक, और उन्होंने जिस कुशलता से 20 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल को चलाया, लीड किया, वो काबिले तारीफ है। सुरेश शर्मा जी ने निजी प्रयासों के तहत मंडी में थिएटर इंस्टीट्यूट खोला, जिससे सैकड़ों नौजवान निकले और बाहर आए और अपने रंगमंच की खुशबू बिखेर रहे हैं चारों तरफ। सुरेश शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी संजय उपाध्याय मौजूद हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की नींव रखी। संजय उपाध्याय लगभग 8 साल वहां उसके निदेशक रहे और एक पूरा का पूरा एक मध्य प्रदेश में थिएटर ट्रेनिंग स्कूल शुरू करने का श्रेय संजय उपाध्याय को जाता है। उसी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद, और ये सारे लोग इसमें से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ग्रेजुएट रहे हैं, संजय उपाध्याय, आलोक चटर्जी और सुरेश शर्मा। हमारे बीच आलोक चटर्जी हैं जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं और बहुत देश के बेहतरीन अभिनेता हैं आलोक चटर्जी। इस समय उनका नाटक नट सम्राट सारे देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और आलोक चटर्जी बहुत पढ़ने लिखने वाले गंभीर अध्येता हैं और उनका ज्ञान हमारे लिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे बीच मुंबई यूनिवर्सिटी के एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट से मंगेश बंसोड हैं, जो पिछले 10-15 सालों से एक्चुअल थिएटर ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं। और बॉम्बे, आप जानते हैं कि मुंबई में
मुंबई थिएटर का तो केंद्र है ही, जहां हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी तरह तरह का रंगमंच होता है। मुंबई एक फिल्म, हमारी हिंदी फिल्मों की भी बड़ी इंडस्ट्री है, और मंगेश बंसोड़ आगे बताएंगे कि उनके क्या अनुभव रहे, कैसे हम बातचीत में ये लाएं कि कैसे ये एक टेलीविजन, सिनेमा और रंगमंच तीनों से जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हम बात सुरेश शर्मा जी से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सुरेश शर्मा जी, ऐसा है कि हमारे जब भी रंगमंच की बात चलती है और जब भी हमारे देश में थिएटर ट्रेनिंग की बात चलती है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को एक सबसे बड़ा पीठ माना जाता है, और सारी हमारी चर्चाएं और सारा रेफरेंस पॉइंट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता है। आप उसके इस समय निदेशक हैं, और आपने एक लंबा अनुभव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ बिताया है, आपका रहा है रंगमंडल प्रमुख के रूप में भी, और आपने बहुत नजदीक से चीजों को देखा है। दूसरी, सुरेश शर्मा जी, आपकी खासियत यह है कि आप ठेठ देशक हैं, यानी कि आप इंग्लिश एलिट नहीं हैं, और आपको देश की जरूरतों का और देश के लोगों की स्थितियों का आस है, और इसीलिए आप जो भी सोचते हैं वो बिल्कुल ठोस सोचते हैं, वो हवाई बातें नहीं होती हैं, क्योंकि आपने उस निर्मम गरीबी भी देखी है और निर्मम संघर्ष भी झेला है। तो सुरेश शर्मा जी, हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, पोस्ट कोविड एरा में, जिसको हम कोरोना वायरस के बाद का कहेंगे, और तो हमारे इतना बड़ा देश है 130 करोड़ का, इसमें आप थिएटर ट्रेनिंग की और थिएटर टीचिंग की संभावनाओं को किस रूप में देखते हैं, और आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां अभी दिखाई देती हैं? सुरेश शर्मा जी। और आज जयरंगम जो है देश के महत्वपूर्ण नाट्य समारोह में शामिल हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जो जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हैं, सभी हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे के कामों को देखा हुआ है, एक दूसरे के कामों को हम लोगों ने कहा जाए कि बहुत ही नजदीकी से एक दूसरे के काम की शैलियों को, एक दूसरे के काम के प्रोसेस को हम लोग जानते समझते हैं। तो अपने सभी मित्रों को मैं नमस्कार, प्रणाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसे अजीत भाई के साथ हमारा बड़ा लंबा संबंध है, एक दोस्त के नाते, और दूसरा एक पत्रकार और एक नाट्य समीक्षक होने के साथ साथ। अजीत भाई ने बहुत ज्यादा लिखा है नाटकों के ऊपर, अब फिल्मों के ऊपर भी काफी उन्होंने लिखना शुरू किया है, कुछ सालों से लिख रहे हैं। लेकिन नाट्य क्षेत्र में जो भी उन्होंने लिखा, जो भी उनकी अपनी समालोचनाएं हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहरहाल, आज हम जो विषय है कि आफ्टर कोविड के बाद का रंगमंच कैसा, और क्या अनुभव, और कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, और क्या इसका स्वरूप होगा। देखिए, एक बात तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि देखिए, जो एक समय के साथ एक थोड़ी सी बात आई कि जो डिजिटल रंगकर्म की और डिजिटल परफॉर्मेंसेस की, मैं इस एक समय अवधि के लिए तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, एक समय अवधि के लिए, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है। लेकिन ये एक स्वरूप लेकर के, और जो हमारा रंगमंच रहा है ये उसका स्थान ग्रहण करेगा, मैं इसको कदापि नहीं मानता हूं, ना वो स्थान ग्रहण कर सकता है और ना ही रंग जगत के लिए वो स्वीकार्य होगा। हमारे बहुत सारे युवा दोस्तों ने इसके ऊपर बहस किया, बातचीतें की, वेबिनार्स उन्होंने रखे कि आने वाला समय जो है वो डिजिटल थिएटर का होगा। तो डिजिटल थिएटर एक संज्ञा हो सकती है, लेकिन डिजिटल थिएटर का रूप डिजिटल नहीं ले सकता है। वो तो फिर फिल्म होगी या टेलीप्ले होगा, या फिर वो जिसको आप कहते हैं कि आजकल जो बहुत टीवी पे चलता है, सीरियल्स। हमारी अपनी जो पहचान है रंगमंच की, और रंगमंच की जो परिभाषा है, वो परिभाषा, वो पहचान आमने सामने की, आमने यानी सजीव प्रस्तुति जब होती है, जहां पे कलाकार भी हैं और दर्शक भी हैं, आमने सामने हैं, तभी वो एक थिएटर हो सकता है। नाट्य शास्त्र के हिसाब से भी अगर हम बात करें, और हम अगर पाश्चात्य नाट्य सिद्धांत के हिसाब से भी बात करें, 3 यूनिट जब मिलती हैं तब रंगमंच होता है, जिसमें स्पेस की बात करते हैं, परफॉर्मर की बात करते हैं और दर्शक की बात करते हैं। अगर ये 3 यूनिट में से कुछ भी कम है तो वो हम उसको रंगमंच
तो नहीं ही कह सकते हैं। हाँ, वो डिजिटल थिएटर की जो आप लोग बात करते हैं, जो युवा पीढ़ी ने इस बीच में बहुत सारा चलाया, क्योंकि और कोई हमारे पास माध्यम नहीं था, ऐसे समय के लिए उपयुक्त है, ठीक है। एक एक कहा जाए एक शाख हो सकती है, एक शाखा हो सकती है, लेकिन पूर्णता ये रंगमंच हो या इसको हम पूर्णता रंगमंच की श्रेणी में रखें, ये कदापि कदापि संभव नहीं है और ये स्वीकार्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आनंद है। आपको क्या पता कि आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि आपने बकायदा 3 कैमरे के साथ शूट करके एडिट करके आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो वो रंगमंच की श्रेणी में कदापि नहीं हो सकता है। दूसरी चीज जो मैं प्रशिक्षण की बात करना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या एशियन इंस्टीट्यूट जो था थिएटर का, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो पूर्व का नाम रहा है, वो हुआ करता था। उसके बाद अनेकों अनेक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या प्रशिक्षण से संबंधित विद्यालय ओपन हुए, कुछ प्रदेशों के हुए, कुछ प्राइवेट हुए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हर रीजन की, हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, जिसकी वजह से वो पहचान बनती है। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, पूरे देश का दुर्भाग्य है। अभी 2-3 जो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान हैं सरकार के, अलग अलग प्रदेशों के, वो सब लोग अंतोगत्वा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षण को या उसके मॉडल को अपनाना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है भाई? इस पे मेरी बहुत बड़ी मतलब बहस भी हुई है कुछ लोगों से अभी कुछ ही दिनों के अंदर, कि अच्छा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्या कर रहा है, वो कब ओपन कर रहा है, अच्छा वहां क्या हो। भाई हर प्रदेश की अपना एक फ्लेवर है, अपना एक रंग है, अपना एक कल्चर है, उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता वहां पे दूसरी है। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्बन कॉपी, और वो भी 10वीं 12वीं कार्बन कॉपी, जिसमें सिर्फ इंप्रेशन आता है, कहीं कहीं पढ़ा जाता है, कहीं कहीं नहीं पढ़ा जाता, उस मॉडल को लेके आप क्यों काम करना चाहते हैं? आप अपना एक मॉडल क्यों नहीं तैयार करते हैं जो आपके प्रदेश की, जो आपके क्षेत्र की जरूरत को लेकर के तैयार किया जाए? हो क्या रहा है प्रशिक्षण के क्षेत्र में, सभी कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कॉपी करना चाहता है, अनुसरण करना चाहता है। वाई? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो स्वरूप रहा है, आज से करीब करीब 60 साल पहले देश के रंगकर्म की आवश्यकता को देखते हुए वो स्वरूप बनाया गया। आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खुद भी इस चीज से उलझा हुआ है, आमना सामना कर रहा है, अपने आप से वो झगड़ रहा है कि आज की वर्तमान स्थिति में उसका अपना स्वरूप प्रशिक्षण का क्या होना चाहिए। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको ध्यान में रख करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने अपने प्रशिक्षण का एक स्वरूप बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर कार्य आरंभ कर चुका है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने लागू की है, लागू करने जा रही है, जो इंट्रोड्यूस की है, उन सारी चीजों को लेके हमारी एकेडमिक काउंसिल बैठी हुई है। हमारे बहुत सारे बाहर के हमने जो विशेषज्ञ हैं, जो रंगकर्म में काम कर रहे हैं और विशेषज्ञ हैं, उनके साथ विचार विमर्श चल रहा है कि इस मॉडल को देख करके अब हम किस तरह के अपने आगामी, जब से ये एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हमारा अपने प्रशिक्षण का स्वरूप क्या हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जो हम बार बार कहावत भी होती, सरकार भी उस चीज को लाती कि विविधता में अनेकता में एकता की बात करते हैं। हमारे बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी संस्कृति की अपनी धाराएं हैं। हम साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, सेंटर की बात करें, लेकिन जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो 3 साल का ट्रेनिंग देने की बात करता है, 3 साल की ट्रेनिंग दे रहा है, और जो लोग 1 साल या 2 साल का कोर्स रन कर रहे हैं, वो कैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षण के स्वरूप को अख्तियार करेंगे या उसका अनुसरण करेंगे? और अनुसरण क्यों करना चाहिए भाई? क्यों हो अनुसरण? वेस्ट का अपना कल्चर है, वहां के प्रशिक्षण की अपनी अलग आवश्यकता है, साउथ का अलग प्रशिक्षण का स्वरूप हो, हिस्ट्री सेम हो सकती है लेकिन प्रशिक्षण का स्वरूप अलग हो सकता है। उस समय अवधि को ध्यान में रखते हुए आपको अपना मॉडल तैयार करना होगा।
तो मैं इस चीज को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूरे देश के रंग कर्म का प्रतिनिधित्व अगर कहा जाए तकनीकी दृष्टिकोण से कर सकता है, लेकिन बाकी चीजों से अगर हम कहें कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है तो ये संभव नहीं है। आप अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट का क्या प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय नाट्य, वहां के कुछ स्टूडेंट्स आ करके यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं और फिर उसके बाद वो जब ईस्ट में जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, जहां पे भी साउथ में जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो कितना अपने रीजन का चीजों का इस्तेमाल करते हैं। 3 साल में जो यहाँ पे उन्होंने आयात निर्यात किया है वो ले जाकर के वहां पे थोपने की कोशिश करते हैं। बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो अपने रूट्स के साथ जुड़ करके आफ्टर ट्रेनिंग वो अपने रीजन में जाकर के काम करते हैं अपने ही एलिमेंट्स को लेकर के। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर छात्र प्रशिक्षण लेने के बाद ना अपने रीजन के रह जाते हैं और ना वो दिल्ली के रह जाते हैं। तो अभी बहुत आवश्यक है कि हम अपने खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी, उसके साथ साथ जितने भी नाट्य प्रशिक्षण के अपने ड्रामा स्कूल हैं वो अवलोकन करें, पुनर्निरीक्षण करें और उसका एक विवेचनात्मक अध्ययन करें कि वाकई हमें क्या एक ही ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रदान कर रहा है, या हमारे अपने रीजन की ट्रेनिंग की अपना एक मॉडल होना चाहिए। सुरेश तो जी एक चीज, दूसरी चीज जो आने वाले वक्त की हम बात करते हैं, ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इस वक्त ने 2020 ने एक नया चेहरा दिखाया है, बहुत आहत और बहुत ही आघात पहुंचाया है, ना सिर्फ कला के क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र के अंदर। लोग बेरोजगार हुए, कलाकार घर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जो हमारे मतलब कहा जाए जो कंट्रीज रही हैं उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है। बहुत कुछ इस सारी चीजों से प्रभावित हुआ है कोविड-19 से। लेकिन वक्त बदलेगा, वक्त आएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा और हम फिर से वापस अपने धीरे धीरे प्रेक्षागृहों में लौटेंगे, अपने कला कर्म में जुटेंगे, कला क्षेत्र में वापस आएंगे और फिर से हमारी युवा जनरेशन जो है, जो अभी तक की खामोश बैठी रही है, एक नई ऊर्जा के साथ वो शुरुआत करेगी। और जरूर 2020 का जो असर कई वर्षों तक की हमारी संस्कृति के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो लेखन का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो वैल्यूज का हो, चाहे वो प्रस्तुतिकरण को लेकर के बात हो, हर चीज के ऊपर ये 2020 का असर जो है वो पड़ेगा। और ये हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हम निराश होते हैं। मैं खुद निकल के आया हूँ इस बीमारी से। ये बीमारी लोगों को तोड़ती है, पूरा माहौल जो है, पूरी दुनिया का माहौल डिप्रेशन में लोग हैं, कलाकार खास करके, क्योंकि आर्थिक रूप से, कलात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से सबसे ज्यादा आहत वो हुए हैं। ये हमारे सोच पे, हमारे परफॉर्मेंसेस पे, हमारे लेखन पे, सब पे ये असर थोड़े समय के लिए रहेगा, और लेकिन हम इससे उभरेंगे और बाहर आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपका कोई और, अजीत जी, अगर आप या कोई हमारे मित्र और भी अगर कुछ रह गया है वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं जरूर उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सुरेश जी एक चीज बताइए कि आपने 20 साल पहले, उससे भी पहले मंडी में, हिमाचल प्रदेश में सतोवल में एक नाट्य संस्थान खोला था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज यहाँ से तो ठीक है। हाँ सुरेश जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज माइक ऑन कीजिए, माइक आपका ऑफ है अजीत भाई। नहीं, हम लोगों को तो आ रही है आवाज। हाँ सुरेश जी को नहीं आ रही है शायद। दीपक गेरा जी, आप सुरेश जी, दीपक गेरा जी, मेरी आवाज सुरेश जी तक नहीं पहुंच रही है, जरा आवाज पहुंचाया जाए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, सुरेश जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए उनसे बात, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, अभी वापस वो भी डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। अभी अच्छा चलिए,
तो हम आगे इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। संजय उपाध्याय ने लंबे समय तक रंगकर्म किया है, और संजय उपाध्याय ने न सिर्फ रंगकर्म किया है बल्कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की स्थापना से लेकर उसको खड़ा किया है। 8 साल तक उसके डायरेक्टर रहे हैं। संजय उपाध्याय ने देश भर में जा जाकर वर्कशॉप की है, साउथ में भी, बैंगलोर में भी, और मैसूर में, और बहुत जगहों पर गए, नीनासम गए, और देश में हिंदी इलाकों में तो गए ही गए। संजय जी, आप क्या समझते हैं कि इस समय थिएटर में क्या संभावनाएं हैं नौजवानों के लिए और क्या चुनौतियां हैं? संजय उपाध्याय जी। जी, अजीत भाई शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया मेरा, और गेरा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। और हर बार जब भी जयरंगम होता है, मुझे जयरंगम अटेंड करने का अवसर, सुखद अवसर प्राप्त होता है हर बार। और इस बार हम लोग चूंकि डिजिटल हैं, तो यह भी एक नया अनुभव है हमारे हम सबों के लिए। और जब ऑफलाइन जब हम होंगे, तो अभी तो ऑनलाइन चल रहे हैं, जब ऑफलाइन होंगे तो फिर से थिएटर जयरंगम का वो रौनक वैसा ही होगा जैसा होता रहा है। तो इस उम्मीद के साथ मैं, और बाकी जितने भी हमारे मित्र हैं, आलोक भाई हैं, आलोक चटर्जी, सुरेश जी को आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है, और पता नहीं सुरेश जी को आवाज पहुंच रही है या नहीं। अब पहुंच रही है। तो जितने भी हमारे मित्र हैं, मंगेश जी को भी मैं संबोधित करना चाहूंगा कि आप लगातार मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ड्रामा फैकल्टी है उसको लेकर आपने काफी अच्छा काम किया है, और वामन केंद्र के बाद आपने उस दायित्व को संभाला बहुत अच्छे से। सुरेश शर्मा जी प्रभारी निदेशक होने के नाते इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को के अंदर तक, गहराई तक ये गए हैं और चीजों को समझ रहे हैं। और आलोक चटर्जी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को बहुत अच्छे से ये भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपनी सीमाओं में संभावनाओं की तलाश करते हैं। और जहाँ तक प्रशिक्षण जो प्रविधि है जिसको कहते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि पेडागोजी, ट्रेनिंग की पेडागोजी क्या हो हमारे भारतीय रंगमंच, जिससे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो पूरे राष्ट्र का हम लोग तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ से प्रशिक्षित हूँ। और मैं उसको ये मान के चलता हूँ, एक ऐसा मॉडल जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की परिकल्पना की गई थी। और उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस शुरू हुए, और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को चलाने के दरमियान मैंने ये महसूस किया कि हमारा जो सिलेबस है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सिलेबस से अलग हो। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस के ये कॉपी है या कार्बन कॉपी है, बल्कि हमने थिएटर ऑन व्हील्स के तर्ज पे जो ट्रेनिंग देने की बात की थी। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में घूम घूम कर, अभी उसी घुमकड़ी अंदाज में आप देखें, आलोक जी भी कहीं जा रहे हैं, किसी कार्यशाला का उद्घाटन करने जा रहे होंगे या लौट रहे होंगे। तो हम लोग पूरे देश में, मतलब मध्य प्रदेश में, चूंकि उसकी सीमाएं थी, मध्य प्रदेश है, तो उसमें हम लोग घूम घूम कर आदिवासी इलाके में जाकर उन आदिवासियों के बीच में रहकर उनके साथ, डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज कहीं से आ रही है, किसी का माइक ऑन है लगता है। तो हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के उन आदिवासी इलाकों को, उन बोलियों को, जितनी भी बोलियां हैं मध्य प्रदेश बोली जाती हैं, सारी बोलियों को हमने अपने प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया। और प्रस्तुतिकरण का भी एक तरीका हमारा बिल्कुल ही अलग था, और जो कि पूरी मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए वो ग्लोबल था, या ग्लोबल जिसको हम कहते हैं, लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाए। तो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की चर्चा 8 वर्षों में इतनी हुई कि वो काफी स्थापित हो गया, और आज भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की चर्चा होने लगी थी, इसलिए कि हमारा अपना सिलेबस था। हम लोकल, यहाँ का हवा पानी, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जलवायु, इसको उसके साथ हम इसकी खुशबू को
लेकर हमने प्रशिक्षण को अपनाया है और अभी भी वही चल रहा है उसी तर्ज पे। रही बात की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को का भी जो प्रशिक्षण का जो ये है सिलेबस है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिन दिनों में अध्यक्ष हुआ करता था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, सिलेबस के बदलाव को लेकर बहुत लंबा संघर्ष चला था और वो चेंज हुआ, सिलेबस को बदला गया। लेकिन फिर मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारतीयपन जो होनी चाहिए हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट को, जो भारतवर्ष में जो चल रहा है, तो ये भारतीयता कहाँ से हम लाएंगे? हम ज्यादातर तो प्रशिक्षण को पश्चिमी संस्करण हमारा जो है वही फोटोस्टैट या उसका हम पश्चिमी संस्कार को अपने नाट्य विद्यालयों में ज्यादा लादने की कोशिश करते हैं और जो एक्टर तैयार होते हैं वो सिर्फ मुंबई जाते हैं, वो एक्टर बनने जाते हैं। अभिनेता हम मतलब रंगमंच की पढ़ाई करते हैं लेकिन रंगमंच से पढ़ के वो सीधे मुंबई की तरफ जाते हैं अभिनेता बनने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय रंगमंच का जो मेरी जो परिकल्पना है कि हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े रंग गुरु हुए हैं और जिन्होंने रंग भाषा गढ़ी है और हमारे सामने वो रखा है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनी है, जैसे कि हबीब तनवीर, उनका जो थिएटर, उनकी जो रंग भाषा है, कारांती जी, उन्होंने जो क्लासिक और फोक के दोनों को लेकर और हिंदी रंगमंच को साथ में लेकर और एक खास तरह का उनकी भाषा गढ़ने की कोशिश की। जिस तरह से रतन थियाम ने अपने मणिपुर के वहाँ का क्राफ्ट, वहाँ का मार्शल आर्ट और वहाँ का एस्थेटिक्स और वहाँ का डिजाइन, वहाँ का कलर, वो सारा कुछ लेकर जब आते हैं भारतीय रंगमंच पर तो वो वैश्विक हो जाता है। तो ये पणिकर जी ने जो काम किया अपने यहाँ, कन्हाई लाल ने जो जिस तरह का थिएटर किया, बंसी कौल ने जिस तरह का थिएटर किया घुमकड़ी करते हुए और जिस तरह से विदुषीय शैली को लेकर, तो ये सारे हमारी ये थाती है, ये हमारा जिसको कहते हैं कि हमको प्राइड होना चाहिए कि ये इतने बड़े बड़े लोग, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? किसी भी इंस्टीट्यूट में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए और इनकी जो शैलियां हैं इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे तो अपने आप में भारतीय रंगमंच का जो सिलेबस है मुकम्मल हो जाता है। तो मेरा ये कहना है, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को भी या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कि हमारे जो लोग जो भारतवर्ष में जिन्होंने प्रूफ किया है और जो टेस्टेड हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको हम उनके नाम पर ना ही हम कोई सिलेबस में उनको जगह दे पाते हैं, या 4 नाटककार जो हमारे हुए, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, ये क्या कर्नाटक जी, इन चारों को लेकर तो हमारे सिलेबस में उनको जगह मिल गया और उनकी पढ़ाइयाँ भी होती रही। लेकिन बहुत सारे बोलियों में हम नहीं जा पाए। हमारा जो रंगमंच है, बोलियों का रंगमंच, इसका विकास होना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रदेशों की जो बोलियां हैं, जो डायलेक्ट्स हैं, उसको उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं आपको मिलेंगे, इस तरह की कविताएं मिलेंगी, इस तरह की कहानियां मिलेंगी, ऐसे उपन्यास मिलेंगे, गायकी की शैली है, उन तमाम शैलियों को के ऊपर हमें काम करना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए हैं। और ये एक्सटेंशन के तहत जो कार्यक्रम होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये उसका दायित्व है कि हम बोलियों में जाएं, बोलियों का रंगमंच, जैसे कि अलखनंदन जी कहते थे कि बोलियों का रंगमंच पर वो जोर देते थे। मैं भी उन्हीं की बात को विस्तार देते हुए बढ़ाना चाहूंगा कि हमारी प्रशिक्षण प्रविधि जो है वो विदेशी ना होकर बिल्कुल ही देसी, और बोलियों का रंगमंच में जितना हम प्रवेश करेंगे उतना हमारा भारतीय रंगमंच रिच होगा, उतना ही हम किसी भी प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के लिए हम उनको अपने गांव में अपनी बोलियों में लौटने के लिए प्रेरित करेंगे। हम उनको वर्कशॉप देते हैं कि जाओ और गांव में जाओ अपने, और वहाँ थिएटर की शुरुआत करो, वहाँ अपनी बोलियों में अपना जो कुछ भी तुमको ट्रेनिंग दी गई है उसको लेकर काम करो। मैं तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकला हुआ हूँ, लेकिन जब मैं पटना वापस बिहार जा रहा था तो कोई 2-3 वर्ष का जो हमारा ट्रेनिंग था कोई काम नहीं आया। मुझे पुनः अपनी मट्टी में जाकर, हाँ, मैंने क्राफ्ट सीखा, मैंने टेक्निक सीखी,
विचार तो मेरा अपना था। तो सिर्फ टेक्निक सिखाता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, क्राफ्ट को सिखा देता है। ये जो सोल है वो हमारा होता है, और ये सोल किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको बचा के रखे जाने की आवश्यकता है, और हम तभी उस सोल को या उस आत्मा को या उस दिल से, या जो कहते हैं कि रूह से जो हम आर्ट वर्क या रचनात्मक कार्य करते हैं, वही हमारा अपना होता है। बाकी तो माटी चोला जो है ना प्रशिक्षण का, वो हम नहीं लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम वो चीज मिस करते हैं अपने प्रशिक्षण संस्थानों में कि हर चीज है, सारे संसाधन है, लेकिन हमारे यहाँ से वो जो सोल है, वो आत्मा है, वो गायब है। उसको कैसे हासिल किया जाए? उसको हासिल करने के लिए हमको अपने गांव में जाना पड़ेगा। कोरोना के बाद का जो पीरियड है, जो गांव से लोग शहर की तरफ जाते थे कमाने के लिए विस्थापित होकर, और अब ये कोरोना काल में सारे शहर के, महानगर के जितने भी मजदूर, प्रवासी भाई मजदूर जिनको कहा जाता है, वो वापस गांव में आ रहे हैं। तो वो शहरी संस्कृति को लेकर वापस गांव में लौट रहे हैं। तो हमें उनके बीच में जाकर, उनके बच्चों के बीच में जाकर, उनको एक नई भाषा शायद हमें मिल जाए, और वहाँ प्रशिक्षण हमें करना चाहिए, वर्कशॉप करना चाहिए, और गांव और शहर दोनों की संस्कृति को मिलाकर तो शायद एक नया कुछ हम दे पाए अपने प्रशिक्षण के माध्यम से रंगमंच को। तो मैं तो ऐसी संभावनाओं की तलाश कर रहा हूँ, और किसी भी नाट्य विद्यालय को और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को ये ज्यादा मुझे लगता है कि जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। तो छोटे छोटे शहरों में, आदिवासी इलाकों में जाएं, और जितने भी ट्राइबल बेल्ट में जा जाकर हम थिएटर को, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ का जल, पानी, नदियाँ, जो खेत खलिहान, फूल पत्ते, जानवर, बोलियां, ये सारी जो हमारे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे संस्कार में है, वो सारी चीजें हम भूल रहे हैं। और सारा वो जो मटेरियल, जो गांव का मटेरियल था, लोक का मटेरियल था, वो सारा खत्म हो रहा है, और हम फिर वही शहरी जो मटेरियल है या हार्डवेयर है, उसके हमारा डिजाइन होता है, उस पर हम थिएटर करते हैं। तो ऐसे में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने जिन विभूतियों का नाम लिया, और भी कुछ लोग छूट गए होंगे, उनको अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय रंगमंच को जानने के लिए ये पर्याप्त होगा कि हम रतन थियम को पढ़ें, हबीब तनवीर को पढ़ें, कारंत जी को पढ़ें, बंसी कौल को पढ़ें, पनिकर जी को पढ़ें, कन्हैयालाल जी को पढ़ें, और भी नए जो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। इनको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे हम भारतीय रंगमंच की कल्पना परिकल्पना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और भी बातें होंगी, कुछ पूछेंगे। और कोविड के बाद का जो रंगमंच है, मुझे लगता है कि प्रवासियों का रंगमंच होना चाहिए, जो विस्थापितों का रंगमंच है, उनकी जो दुख दर्द पीड़ा है, उनको लेकर हमें फिर से नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है, कंटेंट वाइज भी और शैली वाइज या क्राफ्ट वाइज भी हमको सोचना पड़ेगा नए तरीके से। संजय उपाध्याय जी, आपने बहुत अच्छी बातें की, और यहाँ बस मैं अपने सारे विद्वानों को, पैनलिस्ट को बस एक रेफरेंस याद दिलाना चाहूंगा कि इस समय दुनिया का जो भी श्रेष्ठ सिनेमा बन रहा है, वो विस्थापितों और शरणार्थियों का सिनेमा है। सीरिया से लेकर और पूरे यूरोप में जो क्राइसिस आई, और उसके बाद जितने भी देशों में जो अच्छा सिनेमा बन रहा, अभी मैं इजिप्ट में अल्गुना फिल्म फेस्टिवल में था, और मैंने देखा कि दुनिया भर के फिल्मकारों का कंसर्न ये है कि जो लोग अपनी जड़ों से उखड़ रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, जो लोग दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, उनको एक मुट्ठी भर जीने लायक जिंदगी मिल जाए, ये सभी फिल्मकारों का कंसर्न है। तो आपने बहुत अच्छी बात की संजय उपाध्याय जी। आलोक चटर्जी देश के बेहतरीन अभिनेता रहे हैं, और अब वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के शिक्षक हैं, उससे पहले वो वहां पढ़ाते रहे हैं। आलोक चटर्जी हमेशा अपने मौलिक चिंतन के लिए मशहूर हैं, और वो अलग तरह से पढ़ लिख कर सोचते हैं। आलोक चटर्जी, एक चीज मैं हमेशा समझता रहा हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 20 सालों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहने के बावजूद, कि हमारे यहाँ रंग प्रशिक्षण का कोई रिटन ड्राफ्ट नहीं है, जैसे टेक्स्ट बुक जिसको हम कहें, वो मौजूद नहीं है। दीपक गेरा ने मुझसे कहा
कि हम लोग एक जयपुर में 1 महीने का थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स लॉन्च करें, तो उसका टीचिंग मटेरियल रिटेन में कहीं है क्या? हो सकता है एनएसडी की लाइब्रेरी में हो, लेकिन कोई किताब, जैसे हम मेडिसिन पढ़ते हैं, जैसे मैंने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ली या मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पढ़ा, आलोक चिटर जी, तो उसके सिलेबस है, उसका पूरा पूरा टेक्स्ट बुक है, उसकी किताबें हैं, उस तरह की जैसे किताबें एक की ये टेक्स्ट बुक है हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और ये रेफरेंस बुक है। आमतौर पर एकेडमिक्स में दुनिया में ये होता है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में भी यही होता है, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य में सब कुछ एक एडहॉक बेसिस पर चला और आपके जमाने में भी चला और बाद में भी चल रहा है कि जो फैकल्टी आती है वो अपने हिसाब से उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है, वो पढ़ाती है, लेकिन वो क्या पढ़ाती है, वो लर्निंग मटेरियल कहीं नहीं दिखाई दिया। आलोक चिटर जी, आप अपने विद्यालय के संदर्भ में इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? आलोक चिटर जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो दीपक गहरा जी और सुरेश भाई, संजय भाई और अन्य अतिथि भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अजीत जी से तो अभी 2 दिन पहले ही गई थी। दरअसल सबके सुरेश जी या संजय जी की बातें जो हैं, वो दोनों की बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दरअसल अभिनेता या कलाकार कोई प्रशिक्षण संस्थान की बपोती हो, कोई प्रशिक्षण संस्थान किसी को कलाकार बना ही नहीं सकता। वो तो उसको सिर्फ कुछ तकनीक दे सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कुछ प्रोडक्शंस में काम करने के अलग अलग डायरेक्टर साथ अनुभव दे सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि मूल रूप से अभिनेता बनता है अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने समाज से, और जिस तरह के जीवनानुभव वो लेकर आता है वही उसके रंगानुभव में भी या अभिनय अनुभव में भी बदलते हैं। अगर हम इस बात को देखते हैं अपने अलग अलग अभिनेताओं की जीवन शैली में, तो इसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मोहन राकेश के लेखन में जो चीजें आई वो क्यों आई, वो सबको पता है। गिरीश कर्नाड स्त्रियों के प्रति होने वाले वायलेंस और एक जो परवर्टेड सेक्सुअलिटी सोसाइटी में है उसको लेकर ज्यादा फोकस करते रहे, तो वहीं कर्नाड उसको एक दार्शनिक रूप देते रहे। चाहे वो है वदन हो, उसमें वो लोक कथा आख्यान लेकर आते हैं, नागमंडलम में भी, तो अंजुम मल्लिके भी लेके आते हैं। अब ये बिल्कुल अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से उपजी हुई कहानियां हैं, तो इन कहानियों में अभिनय करने के लिए भी आपको एक जीवन का अनुभव होना चाहिए। जैसा पीटर ब्रूक कहते हैं कि 35 वर्ष की उम्र के पहले कोई एक्टर बनता ही नहीं। 35 साल के पहले तक हम किसी के प्रभाव में काम कर रहे होते हैं या कोई हमारा आदर्श होता है, हम उसकी नकल कर रहे होते हैं और थोड़ा अपना जोश और ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर रहे होते हैं, तो कुछ शायद ताजगी लगती है। लेकिन जब तक हम जीवन में असफल और सफल दोनों नहीं हो जाते, जब तक हम जीवन में तिरस्कृत और पुरस्कृत दोनों नहीं हो जाते, हमारे जीवन के अनुभव का संसार ही कितना छोटा है। अब उसमें आप शेक्सपियर से लेके सोफोक्लीज और कालिदास से लेके भवभूति और मोहन राकेश से लेकर स्वदेश दीपक कहां से लाए, क्योंकि ये सब एक अलग अलग जीवनानुभव, एक अलग अलग समाज और परिवेश की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन सुरेश जी ने जैसा कहा, वो स्थापना जब हुई थी उस समय जो थिएटर की जरूरतें थी उसको एक मद्देनजर रखते हुए किया गया। बाद के वर्षों में उसमें कुछ परिवर्तन भी हुए, हमारे समय भी हुए, अलग अलग बैचेस के समय भी हुए, लेकिन उसका कोई एक समग्र रूप नहीं आ पा रहा है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो भी सही है कि उसकी करना चाहते हैं, क्योंकि एनएसडी है तो एक ठप्पा है, तो मंडी हाउस का एक थिएटर है, तो उस थिएटर का एक देशज प्रभाव भी है, एक लोकल इन्फ्लुएंस भी है कि दिल्ली में जाके मंडी हाउस में नाटक देखा, श्री राम सेंटर या एनएसडी में, और फिर वही स्क्रिप्ट जो है जबलपुर, भोपाल, पटना में, रायपुर में होने लगी। ये ऐसा काम है कि हम अपने काम के लिए प्रेरणा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और कलाकार अंतर प्रेरित जब तक नहीं होता, वो चित्रकारी हो, कविता हो, नाटक हो, समीक्षा हो, मौलिक लेखन हो, अनुवाद हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और हम अभिनेता बनाने की बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसी है जैसे छोटे छोटे शहरों में बोर्ड लगे हुए हैं कि हम 3,000 रुपए में सचिन तेंदुलकर बनाते हैं।
या हम 30,000 रुपए में ऋतिक रोशन जैसा कलाकार बना देते हैं? अब बताइए। चूंकि हमारे भारत में ज्यादातर लोग ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से आते हैं और वहां शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत उच्च कोटि का नहीं है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे सामने कोई फ्रेंच में 2 शब्द बोल दे, कोई लैटिन में बोल दे, हम प्रभावित हो जाते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि हम बुंदेली या बघेली या मालवी या पाटनी या अवधी बोल के उनको इंप्रेस करें। हम अपने से ही कॉम्प्लेक्स्ड हैं। हम अपनी जड़ों पे अभिमान करने की बजाय उससे ग्रसित हैं कि कहीं हम दूसरे से छोटे तो नहीं हैं। संजय जी को भी मालूम होगा, सुरेश जी को भी मालूम होगा, मुझे भी मालूम है। पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हर शहर में लोग जाके बोलते हैं कि सर हमारे शहर में कुछ होता ही नहीं। यहां तक कि लखनऊ में लोग बोलते हैं कि हमारे बीएनए में कुछ नहीं होता। अब बताइए, दिल्ली में श्रीराम सेंटर वाला बोलता है कि मेरे श्रीराम सेंटर में कुछ नहीं हुआ। एनएसडी वाला बोलता है कि मेरे तो 2 साल बेकार चले गए 3 साल में से। और हमारे यहाँ तो 1 साल का ही कोर्स है, तो 3 महीने में ही कई लोगों को लगता है कि हो गया पूरा कोर्स और पता नहीं अब आगे क्या करें। तो ये जो अधीरता है, ये जो बेसब्री है, ये जो धैर्य की कमी है, अपने आप को झोंक देने की बजाय हर चीज का परिणाम इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं लिया जा सकता। रंगमंच या कला उस तरह से है ही नहीं। ये कोई माचिस थोड़ी है कि यूं जलाया और माचिस छिक करके जल गई। जल भी जाएगी तो उसी तरह बुझ भी जाएगी। अब मैं आता हूं रंग प्रशिक्षण के ऊपर। रंग प्रशिक्षण एक बहुत गंभीर चीज है। वो सिर्फ कुछ स्पीच एक्सरसाइज, कुछ एक्टिंग टेक्निक्स और कुछ विजुअल कोरियोग्राफी का खेल या जमूरागिरी नहीं है। ना ही वो किस नाच गाने के मंच का एक तमाशा है। वो तो एक जीवन की समग्रता और अनुभव को लेकर कैसे हम अपनी 5 इंद्रियों से 6ठी इंद्री तक जा सकते हैं। हम कैसे अपने कॉन्शियस माइंड से एनालाइज करते 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 सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से प्राइवेट सबकॉन्शियस, फिर पब्लिक सबकॉन्शियस और फिर अनकॉन्शियस की ओर यात्रा करें। स्टैनिस्लवस की हो या भरत मुनि, सारे लोग बोलते हैं, हैरिसन फोर्ड बोलते हैं, इस बात को बलराज साहनी बोलते थे, अभिनय एक प्रेरणा है। सारी तकनीक बेकार हो जाती है जब हम अभिनय करने उतरते हैं। कुछ होता है और हम प्रेरित होते हैं, और जिस दिन हम प्रेरित नहीं होते, हमें मालूम है हमने सिर्फ डायलॉग बोले हैं, लोग की तालियां भले ही मिली हों, हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि हम अपना जीवन अनुभव, हम अपना कुछ अपना नहीं जोड़ पाए। अब आप एक बात बताइए, शाकुंतलम तो कालिदास के जमाने से खेला जा रहा है, तो क्यों खेला जा रहा है? रामलीला तो हर साल खेली जाती है, क्यों खेली जाती है? सबको कहानी मालूम है। मूल बात यह है कि अभिनेता उस रोल को आज किस ढंग से करेगा। वही हम नॉट टू लॉरेंस ओलिवियर कैसे जॉन गिलगुड लेंगे और कोई आलोक चटर्जी या पीयूष मिश्रा कैसे बोलेंगे। ये बात होती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव से उसको बदल देता है। टू बी और नॉट टू बी। मेरे साथ के एक सीनियर एक्टर, नहीं बताऊंगा, बड़े फेमस एक्टर हो गए, बाद में फिर गायब भी हो गए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मैं बचपन में बिना बिजली के घर में पड़ा हूं, तो मेरे घर के सामने म्युनिसिपैलिटी का खंबा था, उस पर एक ट्यूबलाइट जलती थी। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सपना था कि क्या वो सड़क पर लगी ट्यूबलाइट कभी मेरे घर में जलेगी या नॉट टू बी। उस ट्यूबलाइट से, उस रोशनी के अभाव से उनको समझ में आया। लॉरेंस ओलिवियर की आत्मकथा में जिक्र है कि जब वो लास्ट सीन में लेयरटीज की तलवार से हैमलेट मरता है जहर से, तो लॉरेंस ओलिवियर सिर्फ बैठे थे और उन्होंने एग्जिट डोर की ओर यूं देखा। और अगले दिन क्रिटिक्स ने ये कहा कि ऐसा लगा कि मौत लॉरेंस ओलिवियर से दरवाजे पे खड़ी थी और दरवाजे से पहले 50 फुट, फिर 30 फुट, फिर 25 फुट, 20 फुट, 5 फुट, और धीरे धीरे वो 1 फुट और आधा फुट और मर गए। तो दे आस्क्ड लॉरेंस ओलिवियर कि सर आपने ऐसे कैसे किया? तो बोले असली में मैंने अपनी इमोशनल मेमोरी को माइग्रेट कर दिया। उन्होंने कहा इमोशनल मेमोरी को क्या माइग्रेट कर दिया था? बोले भाई ऐसा है कि मैं अंग्रेज आदमी हूं, यहाँ 6-8 महीने लंदन में बर्फ गिरती है, मुझे बचपन से नहाने से बड़ी चिढ़ है, मैं डरता हूं। तो मैंने कल्पना की थी, इमेजिन किया था कि ऑडिटोरियम के दरवाजे से बाथरूम का शॉवर आया और उससे पानी निकलना शुरू हुआ और वो पानी आ रहा है मेरी ओर और मुझे नहाना पड़ेगा। और इस नहाने के अनुभव को उन्होंने हैमलेट के मौत में बदला, इसलिए वो सर लॉरेंस ओलिवियर है।
इसीलिए वो सर लॉरेंस ओलिवियर। ऐसी चीजों को अभिनेता को क्यों नहीं बताया जाता? ऐसी चीजों को लेकर अभिनेता के साथ काम क्यों नहीं किया जाता? और सबसे बड़ी बात, अपने प्रदेश, अपने देश, अपनी मिट्टी की है। अब ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं नाट्य विद्यालय की ओर से, ये 13 वर्कशॉप है, 5 बड़ों की, 5 बच्चों की और 3 फोक की। जनजातियों में अभी हम इसलिए ज्यादा नहीं जाते क्योंकि संजय जानते हैं कि जनजाति में कोई एक फोक विजुअल आर्ट नहीं है। वो देयर आर सम स्टोरीज जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। गोंडी रामायण पे किया था, अरण्य गाथा पे किया था, लेकिन 2 ही, क्योंकि वो है नहीं जनजाति में, वो ट्रेडिशन नहीं है, वो एक दूसरे तरह का ट्रेडिशन है। लेकिन लोक कलाओं में वो है। और लोक कलाओं में मध्य प्रदेश में तो इतनी वैरायटी है, बाप रे बाप, बाप रे बाप। उत्तर प्रदेश में कितनी है। रतन थियम ने नट संकीर्तन जैसे एक फॉर्म को लेकर काम किया। हबीब साहब ने नाचा में दुनिया की सारी चीजें दी। और सोपानम में पणिक्कर साहब ने सामवेद की चांटिंग को आधार बना के वैदिक संगीत की रचना करते हुए नाट्य शास्त्रीय अभिनय पर जोर दिया। लेकिन इसमें मैं कारंत जी को सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड मानता हूं। इसलिए नहीं कि वो मेरे नाट्य गुरु हैं, रंग गुरु हैं, बल्कि इसलिए कि उनका काम ऐसा है। कर्नाटक में पैदा हुआ वो आदमी जब बनारस जाता है तो बनारसी हो जाता है, खांटी बनारसी हो जाता है वो। और वो भूल जाता है कि वो कन्नड़ है। वो गुब्बी वीरन्ना कंपनी का अनुभव भी भूल जाता है और जयशंकर प्रसाद पर पीएचडी करने लगता है। फिर वहां से एनएसडी चला जाता है अलकाजी साहब के जमाने में, और अंग्रेजी थिएटर का अनुभव लेता है। इस बीच में वो शंभू मित्रा का नाटक देखने पुतुल खेला, डॉल्स हाउस, कलकत्ता भागते हैं। लेकिन जब वो रंगमंडल बनाने मध्य प्रदेश आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश वालों को लूंगा, एनएसडी वाले अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ अलोपी वर्मा जी को सेट के लिए और सुरेश भारद्वाज जी को लाइट के लिए लिया था। बाद में 6 महीने बाद जावेद भाई को प्रोडक्शन मैनेजर के लिए लिया। लेकिन एनएसडी के किसी आदमी को एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में नहीं लिया था। उन्हें कहा गुना से चाहिए, अशोकनगर से चाहिए, जबलपुर से चाहिए, दमोह से चाहिए, रायपुर से चाहिए, बिलासपुर से चाहिए, विदिशा से चाहिए, भोपाल से चाहिए, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश का रंगमंडल बनाना है। उन्होंने हमें बताया कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग हिंदी के लोग हो, तुम लोगों ने जयशंकर प्रसाद नहीं पढ़ा। ए आलोक, तुम टैगोर टैगोर तुमको कितना मालूम है टैगोर के बारे में? तुम बंगाली सब चटर्जी सन्नी ने क्या? उन्होंने हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए। वो आदमी जो हमारी भाषा नहीं जानता था, जो हमारी मातृभाषा से दूर था, उस आदमी का क्या अनुभव था कि वो मालविकाग्निमित्रम करता है तो बुंदेली का संगीत डालता है, मृच्छकटिकम करता है तो मालवा की पूरी रचना भूमि मंच पर आ जाती है। और जब वो रोशोमन करते हैं तो अकीरा कुरोसावा का रोशोमन कुछ नहीं लगता मुझे। फिल्म में भी जब मैं देखता हूं कि हरे बांस का एक जंगल भारत भवन पे खड़ा कर देते हैं कारंत, और उस जंगल में से छनकर लाइट आती है और वहां से एक साधु निकलता है और बोलता है अकाल, मृत्यु, बारिश, क्या हो रहा है। पहला डायलॉग जो है योगी का, योगी मतलब मॉन्क का। आप आज योगी के नाम से कुछ हो सकता है कोई और भी समझे, वो बात नहीं। तो कारंत जी की विशिष्टता ये थी कि वो मैसूर गए तो मैसूरी संगीत, आंध्रा गए तो सुरभि में आंध्रा का संगीत। इतना ज्यादा देश के कल्चरल वैरायटी को एक नाट्यानुभव में, एक प्रोडक्शन में, एक स्टाइल में बदल देना, ये उनका एक खेल था। एक एक्टिंग ट्रेनिंग की अगर बात आती है तो एक्टिंग ट्रेनिंग में एक बार कारण जी ने मुझसे पूछा कि तुम रियलिस्टिक ड्रामा बहुत करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तुम ये बताओ तुमने रियलिज्म सीखा कहां से? क्योंकि तुम तो रंगमंडल में घाशीराम कोतवाल और हयवदन और 2 कश्तियों का सवार ये सब कर रहे थे, तो रियलिज्म कहां से सीखा? झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, मैंने आपसे ऐसे सीखा कि जब आप हयवदन डाइट कर रहे थे तो आप कहते थे कि आलोक तुम देवदत्त के रूप में मंच पर खड़े हो और पीछे से शरद शवल आएंगे, देवदत्त, और उसका रिदम आएगी ढक टक ढक टक ढक टक ढक टक, और वो एंटर कर जाएंगे। तो मैंने कहा जो पीछे से आवाज दे रहा है देवदत्त, और उसके बाद वो जिसके आने की ध्वनि है, वो पॉज है जिसको आप रिदम से भर रहे हैं, और फिर वो मंच पर प्रकट होता है। ये जो गैप है, इसमें मैंने पॉज और साइलेंस को समझा। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम बातें बड़ी गंभीर कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि वो कभी तारीफ भी उस तरह से सामने नहीं करते थे, लेकिन क्रिटिसिज्म बिल्कुल सामने कर देते थे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो।
तो रंग प्रशिक्षण आज का वो नहीं हो सकता कि आपने 4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई दी, आपने कुछ एक्टिंग टेक्निक सिखा दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम वो ट्रेनिंग लेकर क्या करते हैं, हम वो ट्रेनिंग लेने के बाद तुरंत सिगरेट पीने लगते हैं, हम शाम को सोमरस का पान करने लगते हैं, फिर अगले दिन भजिया खाकर फिर हम वॉइस एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। अब आप ये बताइए कि एक्टर की कौन सी ट्रेनिंग हो रही है उसमें? एक एक्टर जो रात को 2 बजे तक जग रहा है और 9 बजे तक सो रहा है और 10:30 बजे नाश्ता करने जा रहा है, उसका कौन सा रूटीन हो सकता है या कौन सी दिनचर्या हो सकती है? जबकि एक एक्टर को तो पूरा एक प्रोफेशनल कमांडो की तरह काम करना पड़ता है, उसको एक ऐसे व्यक्ति की तरह समाज में पेश आना होता है जो एक बहुत जिम्मेदार, बहुत गंभीर, बहुत संवेदनात्मक व्यक्ति है। एक्टिंग ट्रेनिंग के नाम पे हम लोगों ने एक फालतू फोकट की गंभीरता ओढ़ ली है, हम मूड हो गए हैं और हम भूल गए हैं कि एक्टिंग इज फन, एक्टिंग इज आनंद, एक्टिंग इज एंटरटेनमेंट। हम ये भूल गए और हम पता चला कि शक्ल मनहूस बनाए बैठे हैं। कोई पूछा क्या हुआ, बैकेट इतना उदास क्यों था? अरे यार बैकेट इतना उदास क्यों था, तुम इतना मनहूस क्यों लग रहे हो? उसके तो कुछ कारण रहा होगा, तुम्हारा तो कोई कारण भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारे पास लौटने की बस का पैसा नहीं है। तुम बैकेट की बात क्यों कर रहे हो? रंग अपनी जमीन से आएगा। मैंने हबीब साहब से एक बार पूछा था कि आपके एक्टर गांव में रहते हैं तो वो कैसे वॉइस एक्सरसाइज करते हैं? बोले अरे उनका अपना तरीका है, वो पानी भरने जाते हैं सवेरे मटका लेके खाली, और उसके बाद मटके में पानी भरने से पहले उसमें मुंह घुसने का आवाज इको क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो जब पानी भर लेते हैं तो सिर पे पानी का घड़ा रखकर सीधे चलकर डायलॉग बोलते हुए गांव की तरफ चलते हैं, उसमें वो गाने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तब वो मेरे पास आते हैं, तब मैं उन्हें समझाता हूं कि दरअसल मुझे और क्या चाहिए। तो मेरे अभिनेता ही मुझे गढ़ते हैं, मैं अभिनेता को नहीं गढ़ता। ये हबीब साहब के 80वें वर्षगांठ पर मैंने जो उनका एक लंबा इंटरव्यू लिया था उसमें ये छपा है, उसमें ये रेफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये भी पूछा कि अभिनय प्रशिक्षण के नाम पे आजकल लोग लोक कला के नाम पे लोग भालू नचा रहे हैं, क्योंकि आपने आगरा बाजार में एक भालू डांस करवाया था। तो बोले हाँ ये भी एक फैशन हो गया है कि हबीब तनवीर ने आगरा बाजार में भालू डांस करवाया था तो आप अपने नाटक में भालू ले आए या बंदर ले आए, जबकि मैं नजीर के जमाने की आगरे की बात कर रहा हूँ, उस जमाने के बाजार और वहां के परिवेश की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आइकन है, जो हबीब साहब हैं, कारंत हैं, रतनदा हैं, तो पडिक्कर साहब हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी भूमि को पहचाना। एनएसडी में जब कारंत जी आए तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए क्या किया? अंधेर नगरी किया ना, विद्या सुंदर किया ना, और रेपर्टरी में जब उन्होंने छोटे सैयद बड़े सैयद किया या शेक्सपियर का मैकबेथ किया तो उसको उन्होंने रघुवीर साय जी से काव्य शैली में नए ढंग से लिखवाया, वर्णम बन, और यक्षगान के तत्वों का प्रयोग किया उसमें। तो किसी दिल्ली के पत्रकार ने उस समय उनसे पूछा था कि आपने शेक्सपियर में यक्षगान क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि ये शेक्सपियर के प्रति मेरा सम्मान है, क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूं और शेक्सपियर ने कभी यक्षगान देखा नहीं, इसलिए शेक्सपियर यक्षगान में भी हो सकता है। ये एक कंटेम्पररी ट्रेनिंग ही है। एक कंटेम्पररी ट्रेनिंग वो होती है जो व्यक्ति को मूल रूप से संवेदना से जोड़े, समाज से जोड़े, परिवेश से जोड़े, अपनी बोली, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों से जोड़े। उनसे तो आप कटे हुए हैं, आपका पड़ोसी आपको नमस्ते नहीं करता, आप ब्रेख्त का नाटक करके दुनिया बदलने निकले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक पूरा झूठापन, एक सांस्कृतिक खोखलापन हमारे अंदर आ चुका है, हमें उसको भरने की जरूरत है। और युवा पीढ़ी पे भरोसा रखिए, युवा पीढ़ी बहुत आगे की सोच रही है। मैं अभी कोरोना काल में लगातार घूम रहा हूँ, लॉकडाउन 1 से लेकर मैं पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में जो काम हो रहा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक एक ग्रुप में 15-15 लड़कियां हैं सर, अच्छी सुंदर बच्चियां हैं। लड़के तो 35 हैं, 50 का ग्रुप है, रोज शाम को मिल रहा है, रिहर्सल कर रहा है, फेस्टिवल कर रहा है, काम कर रहा है। और कल ही हम जब टीकमगढ़ में उद्घाटन कर रहे थे तो हमने स्थानीय विधायक से कहा कि आप इन ग्रुप के लिए कुछ फोक इंस्ट्रूमेंट्स का बंदोबस्त कीजिए, तो उन्होंने उसी समय 50,000 रुपए दे दिए। ऐसा भी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ग्रांट ओरिएंटेड हो गए, हमें सब कुछ सरकार से चाहिए, हम समाज में जाकर समाज से नहीं ले सकते।
मेरे एक मित्र ने विंध्याचल में थिएटर किया था, तो उन्होंने बताया कि 3 दिन का फेस्टिवल गांव में किया और जब वो वापस आए तो 2 बैलगाड़ी सामान था, जिसमें बर्तन थे, कुछ चांदी के जेवर थे, राशन था, घी था, अनाज था। हम उस तरह की चीजों से डरते हैं। हमें लगता है कि एक झूठा सा हिसाब बना के हम कुछ पैसे ले लें कहीं से। ये चीजें बंद होनी चाहिए। कोरोना में अभी जो समय ताम्रकर जी का उपन्यास आया है मराठी में, बहुत अच्छा उसका अनुवाद हो सकता है। उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा है, पर पूरी तरह से नहीं। इस कोरोना संकट में मैंने सोचा कि रंगमंच में आलेख का परिवर्तन कैसे होगा, उसको लेकर भी हमने 40 मिनट का एक नाटक लिखा है। उसको विश्व रंग में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के हमारे ग्रेजुएट्स ने उसको पेश किया विश्व रंग में। अब हम कोरोना के ऊपर एक और नई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं जो बहुत मल्टीमीडिया फॉर्मेट में होगी, क्योंकि अब डिजाइन बदलना पड़ेगा, अब डायरेक्शन का अंदाज बदलना पड़ेगा, ब्लॉकिंग बदलनी पड़ेगी। अब वो जो परंपरागत तरीका था उसमें एक नए प्रयोग लाने पड़ेंगे। और रंगमंच डिजिटल नहीं हो सकता, सॉरी, रंगमंच का डिजिटल होने से कोई संबंध ही नहीं है। ये तो जब तक तब तक अंधे को एक आंख सही, लेकिन 2 आंख तो वो थिएटर ही है। और थिएटर लाइव होता है, सजीव होता है, ट्रेनिंग भी सजीव होती है। आप एक्टिंग तो छोड़िए, आप मेकअप कैसे सिखाएंगे? आपको कैसे मालूम कि कितना लगाया है उसने पैंकेट, उसका लेयर कितना है? रंगमंच एक शुद्ध व्यवहारिक चीज है, और अभिनय वो तो सामने साक्षात देखकर करने की और सीखने और सिखाने की चीज। इसीलिए भविष्य का रंगमंच बदलेगा और उसे बदलना चाहिए। और जब से थिएटर हो रहा है वो बदलाइए। क्या ग्रीक थिएटर जैसा होता था वैसा आज हो रहा है? जैसा संस्कृत नाटक होता था वैसा क्या आज हो रहा है? 200 साल पहले जैसे यात्रा, तमाशा, भवई होती थी, क्या आज उसी तरह से हो रही है? नहीं। क्या 200 साल पहले प्रोसिनियम थिएटर था? नहीं। तो नुक्कड़ नाटक जिस तरह से होने लगे थे और फिर खत्म हो गए और अब फिर होने लगे। इसीलिए रंगमंच हमेशा प्रयोगधर्मी है, उसमें लोक के अनुसार परिवर्तन होने अवश्य संभावी है। ये भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है, कुछ भी अंतिम नहीं है, कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। समूचा शास्त्र लोक और लोक की स्वीकृति पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शुक्रिया आलोक जी, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने इन सब चीजों पर बातचीत की। अब मैं मुंबई जाना चाहूंगा मंगेश बंसोड़ के पास, क्योंकि महाराष्ट्र में मंगेश बंसोड़ मराठी रंग को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदी को तो जानते ही हैं और गुजराती को भी जानते हैं। और मुंबई में और महाराष्ट्र में रंगमंच की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, जिसमें लोक से लेकर और यथार्थवादी तक, आधुनिक से लेकर अंग्रेजी रंगमंच तक होता रहा है। उनका बड़ा अनुभव है और वो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि ये जो भी बातें हमारे आलोक और संजय और सुरेश जी कर रहे हैं कि ये सब चीजें होती हैं, वो उनके बारे में कर रहे हैं कि वो बड़े बड़े रंगकर्मियों ने किया, लेकिन वो थिएटर ट्रेनिंग का कैसे हिस्सा बने, कैसे उसको सिलेबस में लाया जाए और कैसे उसको पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि 2 साल के या 3 साल के कोर्स में ये बहुत संभव नहीं है कि हिंदुस्तान की सारी लोक परंपराओं को या संस्कृत परंपराओं को या पश्चिम के सारे जो वेस्टर्न थिएटर को और हिंदुस्तानी थिएटर को सबको शामिल कर लिया जाए। मंगेश बंसोड़ जी, आप कुछ इस विषय पर प्रकाश डालिए। मंगेश जी। आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है इस पैनल डिस्कशन में कि काफी सभी मेरे से बड़े महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक्टिंग डायरेक्टर सुरेश शर्मा जी है, देन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर आलोक चटर्जी है, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक संजय उपाध्याय सर यहाँ पर है, और देश के जाने माने पत्रकार और समीक्षक, रंग समीक्षक और फिल्म समीक्षक अजित राय जी आप मेरे साथ में है यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के साथ में बैठ के, क्योंकि आप सभी लोग अनुभव से मेरे से बड़े हैं, उम्र से भी बड़े हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ आप सभी के सामने, लेकिन 15 साल से एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अनुभव मैंने भी किया है थिएटर ट्रेनिंग को लेकर। और 3.5 साल में एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई विश्वविद्यालय में एज इंचार्ज डायरेक्टर रहा हूँ, तो उस दौरान भी कुछ काम करने का मौका मुझे यहाँ पर मिला।
तो उसको लेकर थोड़ी बात करूंगा। और जो भी आपने मुंबई के रंगमंच के बारे में कहा कि रंगमंच तो मुंबई में बहुत अलग अलग भाषाओं में होता है। हिंदी में रंगमंच होता है, मराठी रंगमंच की तो बहुत बड़ी परंपरा महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। मुंबई में बहुत बड़ा प्रोफेशनल थिएटर होता है मराठी का, जो कि देश का सबसे क्या कहेंगे कि बड़ा एक प्रोफेशनल थिएटर मुंबई में होता है। यहाँ पे अंग्रेजी थिएटर भी होता है, हिंदी थिएटर भी होता है, गुजराती थिएटर भी होता है। तो ये सारा थिएटर यहाँ पे हो रहा है मुंबई में। और दूसरी बात, आप सभी महानुभावों ने बहुत अच्छी तरह से जो बातें रखी हैं, तो इन सारी बातों से मैं तो सबसे पहले सहमत ऐसे हूँ कि सभी सभी की बातों में ये सारी चीजें आई है कि हमने अपनी परंपरा को जानना चाहिए और हमने रूट्स की तरफ जाना चाहिए। हमने हमारी लोक भाषा, लोक परंपरा इसकी तरफ जाना चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशंस है उसके तरफ हमने देखना चाहिए, झांकना चाहिए। हमारी बोलियों की तरफ हमने जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र का थिएटर मीन्स सिर्फ मुंबई और पुणे का थिएटर नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को जरा उजागर कर दूं कि बहुत बार ये होता है कि मुंबई और पुणे में जो लोग थिएटर करते हैं, तो बहुत बार यही इंप्रेशन चलता है देश भर में कि मुंबई और पुणे में ही थिएटर होता है। तो मुंबई और पुणे से परे जाकर भी पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे एक थिएटर होता है। और उसका कारण भी ये है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है, ये हर साल एक राज्य नाट्य स्पर्धा लेती है, महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा जिसको कहते हैं। और ये 60 साल से ये परंपरा चल रही है राज्य नाट्य स्पर्धा की। ये राज्य नाट्य स्पर्धा में कम से कम पूरे महाराष्ट्र से कम 450-500 नाट्य के जो ग्रुप है ये हिस्सा लेते हैं। तो ये इतनी बड़ी नाट्य स्पर्धा जो है, महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा, जो स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है ये मराठी रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए रहा है। क्योंकि लगातार 60 साल से ये महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा चल रही है, स्टेट लेवल का कंपटीशन चल रहा है। और इसलिए सिर्फ पुणे और मुंबई में जो थिएटर होता है वो थिएटर नहीं है, तो हर गांव दराज में, यहाँ पे हर जिले में, चाहे नागपुर में थिएटर है, औरंगाबाद में थिएटर होता है, यही नहीं तो चंद्रपुर में थिएटर होता है, अमरावती में होता है, यवतमाल में होता है, वर्धा में होता है, बीड़ में थिएटर होता है, अंबेजोगाई में थिएटर होता है, नासिक में थिएटर होता है। हर जगह में, महाराष्ट्र के हर जगह पे आप जाओगे तो वहां पे और अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा लिख रहे हैं। सिर्फ पुणे बॉम्बे के राइटर नहीं, तो पुणे बॉम्बे से परे जाके आप जाओगे तो नासिक में आप जाओगे तो दत्ता पाटिल जैसा राइटर लिख रहा है, बहुत अलग तरह से नाटक लिख रहा है। प्रवीण काळोखे जैसा निर्देशक बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप नागपुर में जाओगे तो नागपुर में बहुत अलग तरीके से थिएटर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में सिर्फ ये जो मराठी थिएटर की मूवमेंट नहीं रही है, तो महाराष्ट्र में दलित थिएटर की भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट रही है। मैं ये आपको खास करके कह दूं, जिस तरह से मराठी लिटरेचर को लेकर, मराठी लिटरेचर के साथ साथ यहाँ पे दलित लिटरेचर का एक बहुत बड़ा प्रवाह मराठी में रहा है, उसी तरह से नाटक में भी महाराष्ट्र में मराठी नाटक, दलित नाटक का बहुत बड़ा एक प्रवाह रहा है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को यहाँ पर होगी। मैं इसको उजागर कर रहा हूं कि मान लो कि 1975 के बाद में, हालांकि 1955 के बाद में नाटक शुरू हुए, लेकिन 1975 के बाद में ये प्रवाह बहुत जोरों से यहाँ पे चलते रहा। यहाँ तक कि मराठी दलित नाटक के यहाँ पे सम्मेलन हुए हैं बहुत बड़े बड़े। तो क्या है कि ओवरऑल महाराष्ट्र तो सभी जानते हैं कि नाटक का क्षेत्र रहा है, नाटक का क्षेत्र है। यहाँ पर अलग अलग प्रयोग भी होते रहे हैं और अलग अलग प्रयोग होने चाहिए। इसलिए मैंने पुणे मुंबई का जिक्र किया कि पुणे मुंबई की जो भाषा है, जिस भाषा में नाटक करते हैं, जो प्रोफेशनल मराठी थिएटर एक होता है, एक विशिष्ट अभिजन वर्ग का थिएटर है ये। और मुझे लगता है कि इसके परे जाके अगर आप गांव प्रदेश में, अगर जिस दूर दराज के गांव खेड़े में अगर हम जाएंगे, तो वहां पे जो नाटक होता है वो बिल्कुल ही अपनी बोली का, अपनी भाषा का नाटक होता है। आजकल ये हो रहा है। यानी आप सभी महानुभावों ने जो जिस तरह से कहा है कि आप मध्य प्रदेश में आपने बघेली में काम किया, मध्य प्रदेश में आपने जिस तरह से आप पटना में भोजपुरी में आपने काम किया, तो जिस तरह से इस भाषा का जिस तरह से महत्व है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी बहुत अलग अलग बोलियां हैं। यानी अगर हम कोंकण में जाएंगे तो कोंकण में मालवड़ी भाषा बोली जाती है, तो मालवड़ी में थिएटर होता है।
ये मालवणी का थिएटर का नाटक यहाँ पे मराठी प्रोफेशनल थिएटर में मच्छिंद्र कांबड़ी नाम के एक बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर थे, उन्होंने मालवणी नाटक किए और वो नाटक यहाँ पे पॉपुलर हुए। मैं खुद विदर्भ से हूँ, विदर्भ नागपुर इस प्रांत से हूँ, तो मैंने निशानी डावा अंगठा जैसा वराड़ी नाटक किया, वराड़ी भाषा में किया। अभी ये सारी भाषाएं जो है ये सारी स्लैंग है, ओरिजिनल स्लैंग। यानी वराड़ की भाषा वराड़ी है, कोंकण की मालवणी है, खानदेश में हम जाएंगे तो वहां की अहराड़ी भाषा है। अहराड़ी भाषा में भी, अहराड़ी बोली में भी आजकल नाटक हो रहे हैं, अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में इस तरह से भाषाएं बोली जाती है अलग अलग प्रांतों में। तो जो बोली की बात आप लोगों ने की है, तो मैं बिल्कुल ही आप लोगों से सहमत हूं कि हम जितना अपनी भाषा में व्यक्त होंगे अच्छी तरह से, और मैं तो मेरे स्टूडेंट से भी कहता हूं कि अपनी भाषा में, अपनी स्लैंग में, अपनी बोली में व्यक्त होना चाहिए। अपनी भाषा की ताकत जो है ये बहुत बड़ी ताकत होती है, स्लैंग की ताकत जो है ये बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेचर भी इससे जितना समृद्ध होता है वो स्लैंग से ज्यादा समृद्ध होता है। और इसमें स्लैंग जो है, ये बोली भाषाएं हैं, ये बोलियां हैं, ये टिकती भी उसी वजह से है। और इसलिए मराठी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो मराठी मरने वाली है, तो मराठी कभी मरेगी नहीं, क्योंकि मराठी की इतनी स्लैंग है, इतनी बोलियां बोली जाती है मराठी में। तो मराठी में अभी तो उनका लिटरेचर आ रहा है। अभी हरियाणी में कविता लिखी जा रही है, वराड़ी में कविता लिखी जा रही है, वराड़ी में नाटक लिखे जा रहे हैं, वराड़ी में नॉवेल लिखे जा रहे हैं, कोंकणी में लिखा जा रहा है, मालवणी में लिखा जा रहा है, हरियाणी में लिखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बोली की बात आप लोग सभी लोगों ने जो रखी है, मुझे लगता है तो लोक भाषा, लोक तत्व जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना हम लोकल होते रहेंगे उतना ही हम अपने आप ग्लोबल होते जाएंगे, सीधी बात है। हम जितना लोकल रहेंगे उतना ही हम ग्लोबल होते रहेंगे। और इसके हमारे सामने उदाहरण है जो आप ही लोगों ने दिए हैं, जैसे कि रतन श्याम साहब का उदाहरण हम लोगों ने हमारे सामने है, हबीब तनवीर साहब का उदाहरण हमारे सामने है। क्या हबीब तनवीर साहब तो आड़ा में पढ़कर आए थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में जाके थिएटर करें। वे तो मुंबई के माया नगरी में भी थे, फिल्में भी कर रहे थे, लेकिन उनका मन नहीं लगा यहाँ पे। और उन्होंने थिएटर जाके वहां पे किया, वहां के एक्टर्स को लेके वहां की बोली भाषा में थिएटर किया, वहां का संगीत, वहां की भाषा। तो ये भी कारन साहब का हम उदाहरण लेते हैं, या बंसी कौल साहब का उदाहरण जैसे आपने दिया। तो ये सारे लोग अपनी जड़ों के साथ में जुड़े हुए हैं। और जितने हम अपनी जड़ें मजबूत करते जाएंगे उतना ही हमारा थिएटर ग्लोबल थिएटर होते जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की, पैनलिस्ट की इस बात पर तो सहमति बनी गई है। अभी नाट्य प्रशिक्षण की जब बात आती है, तो नाट्य प्रशिक्षण में तो ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं। डेफिनेटली मुंबई में ये एक्टिंग हमारा थिएटर इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियस मुंबई में जैसे कि संजय उपाध्याय साहब ने कहा है, सर ने कहा कि जैसे कि लोग सीखने आ जाते हैं लेकिन बाद में मुंबई चले जाते हैं, और ये तो मुंबई का सेंटर ही है। तो यहाँ पे एकेडमी तो मुंबई के लिए तो बहुत आकर्षण है, पूरे देश के लोगों के लिए, कि सीखते सीखते मुंबई का परिचय हो जाएगा और हमको तो मुंबई में बसना है बाद में। यही दिमाग में बातें रखकर लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन बावजूद इसके बहुत दूर दराज से, गाँव से लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे देश से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। लेकिन उनका अल्टीमेट टारगेट जो होता है कि मुंबई में बसना है और मुंबई में फिर थिएटर का ट्रेनिंग लेकर और थिएटर को स्टेपिंग स्टोन यूज कर मुंबई की माया नगरी में जाना है, फिल्मों में जाना है, सीरियल में जाना है। ये एक सोच जो है ये रहती है। मैंने देखा है कि 90% स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में ये सोच होती है। तो अभी हम इसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये समय है, समय बदलते जाएगा, समय के साथ साथ ये सारी चीजें बदलती जाएगी। तो थिएटर ट्रेनिंग में हमको ये सारी चीजें वापस लानी पड़ेगी। कि थिएटर ट्रेनिंग में तो मैं तो ये कहूँगा कि थिएटर का ट्रेनिंग तो हम सारी विधाएं पढ़ते हैं, अलग अलग थिएटर के स्कूल्स पढ़ते हैं। हम स्टैनिस्लावस्की से लेकर स्टैनिस्लावस्की, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, मेयर होल्ड, ग्रोटोवस्की, पीटर ब्रूक, ये तो स्कूल हम लोग पढ़ते हैं। उसके साथ में संस्कृत थिएटर है, उसके साथ में हम हमारा इंडियन थिएटर भी पढ़ते हैं, जिसमें हम कभी हबीब तनवीर साहब की बात करते हैं, कभी वीवी कारन साहब की बात करते हैं, बंसी कौल साहब की बात करते हैं, कभी रतन श्याम जी की बात करते हैं। लेकिन ये थिएटर हमारा भारतीय रंगमंच, ये ओरिजिनल भारतीय रंगमंच ये है। जैसे कि 4 नाटककारों का जिक्र हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश कर्नाड साहब, बादल सरकार जी और विजय तेंदुलकर और मोहन राठी जी, उन्होंने अपने अपने बिल्कुल ही अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने भारतीयता
जो है उनके नाटकों में जो दिखाई देती है, खास करके गिरीश कर्नाड जी के नाटकों में हम देखते हैं कि पूरी तरह से भारतीयता है। और यहाँ की लोक भाषा, यहाँ की लोक कथाएं, यहाँ का फोकलोर, उसको लेकर एक फिलोसॉफिकल एक बात रखना, एक कंटेंट ऑडियंस के सामने रखना, ये बात गिरीश कर्नाड जी के नाटकों में हमको दिखाई देती है। तेंदुलकर जी के नाटकों में तो पूरा रियलिज्म हमने देखा है, यहाँ पे किस तरह से समाज और समाज में घट रही घटनाएं और समाज के व्यक्ति चित्र तेंदुलकर जी के नाटकों में हमको दिखाई देते हैं। लेकिन इन नाटककारों ने जिस तरह से भारतीयता अपने नाटकों में लाई है, हमारी भारतीयता है क्या? आजकल ही मैंने फेसबुक पे एक अजगर साहब की बिल्कुल बहुत अच्छी एक नोट पढ़ी थी, पोस्ट पढ़ी है कि उन्होंने भारतीयकरण जो करना है, कैसा भारतीयकरण करना मीन्स क्या करना है, उन्होंने एक नोट लिखी है, आज पोस्ट लिखी है, तो उसमें वही लिखा है कि हमारा भारतीयकरण क्या है, हमारी विविधता, ये हमारा भारतीयकरण है। हमारे देश की विविधता है, यही हमारी पहचान है। हमारी बोलियां अलग है, हमारा भेष अलग है, हमारी भाषाएं अलग है, हमारा संगीत अलग है, हर प्रदेश का संगीत अलग है, हर प्रदेश की लोक भाषा अलग है, हर प्रदेश का लोक संगीत अलग है, वेशभूषा अलग है। तो ये इतनी विविधता इस देश में है, मुझे लगता है कि कहीं और अन्य देशों में, प्रदेशों में हमें तो नहीं दिखेगी। तो यही हमारी भारतीयता है। और मुझे लगता है कि इस तरह का कंटेंट जो है, कंटेंट को लेकर नाटक होना चाहिए, और ये डेफिनेटली इस दिशा से सभी रंगकर्मी सोचती है। बिल्कुल, जिनको नया कुछ करना है तो वो यही सोचते हैं कि पहले अपने लोकल रूट्स ढूंढते हैं, अपने रूट्स हम ढूंढेंगे, तब जितना हम लोकल रहेंगे उतना हम लोग ग्लोबल बनते जाएंगे। अब एक पैंडेमिक सिचुएशन और एक कोविड के बाद का रंगमंच कैसा होगा, और कोविड में किस तरह से नाटक होगा, तो सभी लोग हम आशावादी है, यहाँ के पैनलिस्ट भी आशावादी है। और डेफिनेटली सभी लोग ये मानते हैं कि डिजिटल रंगमंच, कोई डिजिटल रंगमंच, ये कोई रंगमंच नहीं होगा और ये रंगमंच हो नहीं सकता। तो रंगमंच का लाइव रंगमंच होना और उसकी जो ताकत है और उसका जो एक अनुभव है, वो सभी लोग मानते हैं कि लाइव रंगमंच जो होता है उसका एक अनुभव होता है, उसकी ताकत बहुत अलग है। तो इस तरह का रंगमंच होगा। और कोविड ने तो बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे सामने रखी, ऐसा मैं मानता हूँ। कोविड तो आया है, हमने सबने अनुभव किया है, लेकिन संभावनाएं भी उसमें मुझे दिखाई देती है ये कि जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिस तरह से एक नाटक लिखा गया, एक तरह से एब्सर्डिटी आई और एब्सर्डिटी को लेकर नाटक लिखा गया, चाहे वो बैकेट साहब ने लिखा होगा, सैमुअल बैकेट ने नाटक लिखा होगा, सार्थ ने नाटक लिखा होगा। तो ये जो नाटक आए हैं, मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद में एक नए सर्जनशील लोगों के लिए, संवेदनशील लोगों के लिए, राइटरों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी संभावना है। इसको लेकर राजेश कुमार जी ने मुझे लगता है कि नाटक लिखा भी है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ से मुंबई से लाखों हजारों मजदूर यहाँ से पैदल हजारों किलोमीटर यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं, उनके पड़े हैं, लोग भूखे कंगाल जा रहे हैं, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। ये सारा दर्दनाक वाकया हमने देखा है, हमारे इर्द गिर्द में देखा है। और मुझे लगता है कि जितने भी संवेदनशील कलाकार है, रंगकर्मी है, निश्चित रूप से उनकी नजर इन सारी चीजों पर, कोविड के बाद के इन सारी चीजों पर गई होगी। और इसमें से निश्चित रूप से नाटक ही उभर के आएगा, अलग तरह का नाटक आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वापस हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल पैदा हुआ है, आदमी के जिंदगी के अनियमितता का सवाल पैदा हुआ है। जीवन तो गतिशील है, परिवर्तनशील है, वो तो रहेगा ही। लेकिन अभी देखिए कि ये तो संभावनाएं मुझे दिख रही है, और ये तो पैंडेमिक खत्म होते जाएगा, क्योंकि ऐसी महामारियां बहुत आई है, ये भी खत्म होते जाएगा, और 2-4-6 महीने में और मैक्सिमम लग सकते हैं, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, पहले जैसा रंगमंच होते रहेगा। और मैं आपको और एक बात कह दूं कि नासिक में हमारे एकेडमी ऑफ थिएटर का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रथमेश जाधव। जब मैं डायरेक्टर था एकेडमी में, तब मेरे पीरियड में वो स्टूडेंट था यहाँ पे, और उन्होंने हमारे यहाँ पे जिस तरह से हम फेस्टिवल करते हैं, जिस तरह से आयोजन करते हैं नाटकों का, तो उसने, ये बंदे ने अपने घर पे, नासिक में रहता है, तो उन्होंने अपने घर के टेरेस पे एक थिएटर शुरू किया। इस सिचुएशन में अपने घर के टेरेस पे उसने विंग्स लगा दी है, कुछ बैटन लगा दी है, उसमें लाइट लगा दी है, और यहाँ पे वहां पे 35-50 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे चेयर की अरेंजमेंट की है, कोविड के सारे रूल फॉलो करके, और डिस्टेंस पर चेयर रख के,
और वहां पे लाइव थिएटर हो रहा है। लोग मास्क पहन के आते हैं, सैनिटाइज करते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, लोग अपने अपने डिस्टेंस पे बैठते हैं और वहां पे थिएटर हो रहा है। थिएटर खत्म नहीं हुआ है। तो ये संभावनाएं ढूंढने का देखिए कि थिएटर बंद है मुंबई में, महाराष्ट्र में थिएटर बंद है, लेकिन ये एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स के एक स्टूडेंट ने अपनी एक जिस सिचुएशन से गुजर रहा था पैंडेमिक के, तो उसने अपने घर के टेरेस पे एक थिएटर खड़ा कर दिया है और आज ये थिएटर में कम से कम अभी तक 15 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, लाइव शोज और परफॉर्मेंस हो चुके हैं। और वहां पर एक फेस्टिवल भी हुआ अभी 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक, वहां पे गया था। तो ये सब मैंने देखा है। तो बिल्कुल ही संभावनाएं ऐसी नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही संभावनाएं सबके लिए है, क्योंकि कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, पैंडेमिक ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, क्योंकि हम तो एक दूसरे से गले मिलने वाले लोग हैं, लेकिन पैंडेमिक ने हमारे बीच में एक दूरियां पैदा कर दी है। पहले इस देश में समाज में दूरियां रहती थी, ऐसे दूरियां पैदा कर दी है। अभी तो आदमियों में दूरियां पैदा हो रही है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए रहेगी। हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहेंगे, हम इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहेंगे, ताकि बहुत अच्छा रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग से फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सोशली तो हम बोल पाती है सब लोग। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके तो ये हो गए थिएटर। दूसरी बात, थिएटर ट्रेनिंग को लेकर जिस तरह से भी नया सिलेबस डिजाइन हो जा रहा है, और सुरेश जी ने जिस तरह से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी जो भी पैनलिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव ऐसा रहेगा कि थिएटर ट्रेनिंग में जो लोग काम कर रहे हैं एकेडमिशियन, उनके लिए एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात मैं सुझाव रखना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि जब उनका करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंडर जब प्रमोशन की बात चलती है, तो हम जो प्रोडक्शन करते हैं, क्लासरूम प्रोडक्शन करते हैं, इसका कहीं ना कहीं एपीआई में इसका अंतर्भूत किया जाए, इसको एपीआई की इसको पॉइंट मिले। ये बात मुझे लगता है कि हमने सारे नाट्य प्रशिक्षण केंद्र के सारे टीचर्स को लेकर, एकेडमिशियंस को लेकर एक यूजीसी के पास इस तरह का प्रस्ताव जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीजों को सारे रंग प्रशिक्षक देश के जो थिएटर ट्रेनिंग के टीचर्स है फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोडक्शन हम करते हैं लगभग एक आईएसबीएन बुक के जितना काम होता है। तो मुझे लगता है एक आईएसबीएन बुक को जितना एपीआई मिलता है, मुझे लगता है उतना एपीआई एक प्रोडक्शन के लिए मिलना चाहिए। सुरेश शर्मा सर, ये बात यूजीसी तक, आप हमारे लीडर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर, मुझे लगता है ये बात यूजीसी तक आप जरूर पहुंचोगे, तो इसका फायदा देश के थिएटर ट्रेनर को और एकेडमिशियन को जरूर होगा। और मुझे लगता है कि मैंने जितना भी मेरा अनुभव था उतना कथन कर दिया है। अंतिमता यही बात है कि हमको हमारी परंपरा से जुड़ना है, तो हम नवता पैदा कर सकते हैं, नयापन ला सकते हैं। हमें लोकल ही रहना है ताकि हम ग्लोबल बन सकते हैं। हमारे मूली भाषा में हमको काम करना है, हमारे प्रदेशों में हमको काम करना है, तभी हमारा भारतीय रंगमंच हमारी भारतीयता के साथ में उभर के आएगा। और हमारी भारतीयता ये है कि विविधता में एकता, ये हमारी भारतीयता है। मुझे लगता है ऐसे हमारा आगे का भविष्य का रंगमंच होगा। यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे इस जयरंगम में शामिल किया इस पैनल डिस्कशन के लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सुरेश शर्मा सर, संजय उपाध्याय सर, आलोक चटर्जी सर और अजीत राय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मंगेश, थैंक यू वेरी मच। अब 2 संक्षिप्त टिप्पणियां हैं, एक तो सुरेश शर्मा की और एक संजय उपाध्याय की। तो सुरेश शर्मा को अभी मीटिंग में जाना है, तो मैं सुरेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना एक समापन वक्तव्य दें। उन्होंने सबको सुना और सारी बातें की, और सुरेश शर्मा जी खास तौर से ये बात आप बताने की कोशिश कीजिए जिससे सबका एनलाइटमेंट हो, कि जो भी बातें इतनी अच्छी होती हैं थिएटर को लेकर, वो सिलेबस का हिस्सा क्यों नहीं बन पाती, और हमारे एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग में क्या उनका समावेश होता है क्या? सुरेश शर्मा जी। अजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और कि हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम उससे थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। देखिए, एक तो मैं 2 बातें करना चाहूंगा। एक बात तो सबसे पहली ये है कि हमारा जो प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण पूरी तरह से प्रायोगिक होना चाहिए, ना कि क्लासरूम टीचिंग पे। हम, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में खुद ही कहा है कि हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब प्रायोगिक दृष्टि पे लाने की बात करते हैं तो वो हम उसको अलग कर देते हैं, हम उसको नहीं लाते।
तो ये सबसे पहले ये हम लोगों का ही ये कहा जाए ड्यूटी बनती है कि हम लोग जो बात करते हैं बड़ी बड़ी गोष्ठियों के अंदर या जब हम छोटे समूह में होते हैं तो उनको हम व्यक्तिगत रूप से अपनी कक्षाओं में अपने जो प्रशिक्षार्थी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में लेकर के जाएं। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बोलियों का रंगमंच और क्षेत्रीय जो हमारे कहा जाए मॉडल रहे हैं, चाहे वो अभिनेता रहे हों, चाहे नाटककार रहे हों, कवि रहे हों, साहित्यकार रहे हों, हमें उनको भी उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा अपने प्रशिक्षण के अंदर, ताकि जब छात्र वापस अपने रीजन में जाए तो वो अपने को कटा हुआ महसूस ना करे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात हम कहना चाहते हैं अपने युवा साथियों से भी और अपने जो सम्मानित हमारे कहा जाए अभी के वर्तमान के जो प्रशिक्षक हैं और जो भविष्य में प्रशिक्षक आने वाले हैं कि जो भी प्रशिक्षण हो वो जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम किस देश में किस भूमि में काम कर रहे हैं या हमारा छात्र वापस किस भूमि में जाके काम करेगा, इसको जरूर हमें फोकस में केंद्र में रखना होगा। उस हिसाब से हमें अपना प्रशिक्षण को जो डिजाइन करना होगा। बहुत अच्छी बात संजय ने कही थी कि हमें अपने क्षेत्रीयता की तरफ, क्योंकि राष्ट्र का रंगमंच क्या है, राष्ट्र का रंगमंच क्या है, जो हमारे छोटे छोटे जिनको आप प्रदेश कहते हैं, राज्य कहते हैं, उनके उनके रंगमंच को मिला करके वो जब एकजुट होता है तो राष्ट्र का रंगमंच होता है। जैसे राष्ट्र जो भारत राष्ट्र है वो अलग अलग राज्यों के एकता के बाद अलग अलग राज्यों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो राष्ट्र कहलाता है। वैसे ही राष्ट्रीय रंगमंच वो होगा जब हम सारे राज्यों के रंगमंच को हम सम्मिलित करेंगे, सारे राज्यों के रंगमंच को हम महत्व देंगे और प्रशिक्षण में खास करके हमें भारतीयता लाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि कोशिश नहीं, हमें अपने प्रशिक्षण के अंदर पूर्णतः भारतीयता पद्धति से ही हमें अपने प्रशिक्षण को देना होगा। ये बात अलग है क्योंकि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमें वेस्ट का, हमें पाश्चात्य उनका एक अनुभव देना है, वो अलग बात है। उसके इतिहास के बारे में बात करनी वो अलग बात है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करनी वो अलग बात है, लेकिन केंद्र में हमारी भारतीयता जो है वो रहनी बहुत जरूरी है। और युवा पीढ़ी को हम ये कहना चाहते हैं कि रंगमंच में कला के क्षेत्र में कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसमें पेशेंस की जरूरत होती है। आप 3 महीने में, 2 महीने में, 1 साल के अंदर कोई भी कला नहीं सीख सकते हैं। कला के लिए पूरी उम्र लगानी पड़ती है। आप जितना जितना सीखते जाते हैं उतना ही आपको लगता है कि अभी कम है। जैसा कि आलोक ने भी बोला, हम ताउम्र प्रशिक्षार्थी ही रहते हैं, हम ताउम्र सीखते ही रहते हैं। हमें ये धैर्य रखना होगा, ये पेशेंस रखना होगा। आप जो भी आपको प्रशिक्षण में दिया जाता है वो सिर्फ इनपुट होता है, उसके ऊपर रियाज करना, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लेके आना और उस पर मास्टरी हासिल करना, वो आपका काम होता है। सिर्फ क्लासरूम में आपको सिर्फ केंद्र में कुछ चीजें दी जा सकती हैं, उससे अवगत कराया जा सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीयता को जरूर केंद्र में रखना होगा। उसी को रख करके, जैसे कि संजय जी ने भी बोला, कि आलोक ने भी बोला कि हम यहाँ पे सीखते हैं। संजय जी ने बहुत अच्छा कहा, जब हम वापस गए तो हमको लगा कि हमने कुछ सीखा। ठीक है, एक दृष्टि मिल गई, वो बात अलग, लेकिन हमें अपने देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपने देश और काल को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशिक्षण को पूरी तरह से डिजाइन करना होगा। धन्यवाद। शुक्रिया सुरेश जी। अब मैं अंत में संजय उपाध्याय जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि संजय उपाध्याय जी इस परिसंवाद का समापन वक्तव्य दें। संजय उपाध्याय जी। संजय जी, आप अपना माइक ठीक कर लीजिए, शायद आपका माइक सर आपका अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट माइक आप अनम्यूट कर दीजिए संजय जी।
आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी, तो सुरेश शर्मा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बातों को संज्ञान में लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी प्रशिक्षण प्रविधि है वो कुछ इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो पिछले 60 सालों में 70 सालों में जो हम नहीं कर पाए, इसलिए आज रंगमंच इतनी बुरी स्थिति में है कि रंगमंच आज उसको के कलाकार हाशिए पे हैं, सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, सिनेमा का आकर्षण बहुत उनको ये कर रहा है। लेकिन हम लोग जब वापस, हमारे पूरे बैच के रंगकर्मी जब बॉम्बे जा रहे थे और मैं वापस पटना जा रहा था, तो मेरे मन में एक जिद थी कि मैं थिएटर करूंगा चाहे जो हो जाए। मुझे नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ी सरकारी, और इसलिए कि मुझे थिएटर करना है। तो ये जो जिद है, ये हमारे रंगकर्मियों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के रंगकर्मियों के अंदर ये पैदा करना होगा, ये जज्बा पैदा करना होगा, उनको इंजेक्ट करना होगा उनके अंदर अपनी भारतीयता को। भारतीयता मीन्स की जो ये अपनी जो मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपनी जो जड़ें हैं, उसको इंजेक्ट करना होगा उनके अंदर, और उनको वापस मजबूर करना होगा कि आप अपने गांव में जाओ और हम तुमको संसाधन देते हैं, और जाकर काम करो 1 साल 2 साल, और धीरे 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 रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ घर से, और लोग उनको फिर रंगमंच का विस्तार भी होगा। तो मेरा यही ख्वाब है, और इसलिए मैं शायद थिएटर कर रहा हूँ अभी तक, और लेकिन थिएटर की स्थिति अच्छी नहीं है। इस लॉकडाउन पीरियड में हम सबों ने 9 महीने से बेकार बैठे हैं, कोई काम नहीं। जितना कुछ कमाया था जीवन में वो सारा उड़ गया, सारा खर्च हो गया, और आने वाले दिनों में कोई जरूरी नहीं है कि कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे। तो मेरे जैसा रंगकर्मी जब इस स्थिति में है, तो और सारे रंगकर्मी जो नए नए हैं आते हैं, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जो थिएटर कर रहे हैं, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो कितनी तकलीफ होगी उनकी। तो क्यों नहीं आने वाले दिनों में हम ऐसी परिकल्पना करें जिससे कि थिएटर में भी ग्लैमर आए। और अब जो अभिनय की जो पद्धति है, पता नहीं सुन पा रहे हैं बाकी लोग की नहीं, लेकिन 2 लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, अजीत भाई और मंगेश जी। तो अभिनय की जो पद्धति है उसको भी थोड़ा ग्लैमरस एक्टिंग हमें सिखानी होगी बच्चों को। पॉपुलर एक्टिंग कैसे की जाती है, और जिस तरह से सिनेमा में पॉपुलर सिनेमा होता है, उस तरह से पॉपुलर थिएटर क्या हो सकता है। पॉपुलर एलिमेंट्स जो है हमें ढूंढने होंगे, और वो हमें प्रशिक्षण में डालने की आवश्यकता है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर रंगमंच थोड़ा पॉपुलर हो, व्यावसायिक हो, और जिससे कि सर्वाइवल का प्रॉब्लम दूर हो, और लड़के आत्मनिर्भर बने। जिस आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, तो थिएटर करने वालों को भी आत्मनिर्भर होना होगा। इसके लिए जरूरी है कि थिएटर में थोड़ा पॉपुलर एलिमेंट्स, पॉपुलर एक्टिंग स्टाइल जो है वो हमें डालनी होगी। पॉपुलर थिएटर करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम थोड़ा बहुत ग्लैमर उसके अंदर भी पैदा करें, ताकि स्थानीय स्तर पर गांव के लोग या जहां भी हम रह रहे हैं वहां के लोग उसको देखें, पैसा टिकट लेके देखें, और हमें अप्रिशिएट करें, और हम सरवाइव भी करें। तो ये मेरा आखिरी ये है। मुझे लगता है कि हम लोग 5 बजे से क्रॉस भी कर गए हैं, और आज छठ पर्व है। लोग आस्था का बहुत बड़ा पर्व है, तो आज प्रसाद भी खाया हम लोगों ने। तो आप सबों को महाछठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी बातचीत हुई। आलोक जी ने बहुत अच्छी बात की, सुरेश भाई ने भी बहुत अपना अनुभव और जिस तरह का होना चाहिए, तो सब कुल मिलाकर लबोलुबाब यही निकल रहा है कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना है वापस, और लौटकर और थिएटर को ग्लैमर पैदा करें, ताकि लोग, स्थानीय लोग हम देखें और सराहें और अप्रिशिएट करें, और साथ साथ हमारे सर्वाइवल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया गेरा जी, अजीत भाई, तमाम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक गेरा आपका, आपने ये अवसर उपलब्ध कराया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय उपाध्याय, आलोक चटर्जी, सुरेश शर्मा और मंगेश बंसोड़ का, जिन्होंने अपने अनुभवों से हमें अवगत कराया, समृद्ध किया। और हम उम्मीद करते हैं, सबका एक निष्कर्ष है कि थिएटर को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए, अपना देश होना चाहिए, और तब ग्लोबल होगा। और सबके लिए शुभकामनाएं कि जल्दी से ये संकट खत्म हो, और फिर हम स्टेज पर लौटें, फिर हम रंगकर्म करें।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक गेरा जी। धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट। बड़ा अच्छा लगा सब एक मंच पे मिले। डिजिटल ने कम से कम ये तो संभव कर दिखाया। हालांकि बात ठीक है कि डिजिटल में नाटक की खुशबू तो नहीं है, लेकिन अब इस महामारी में जो किया जा सकता है, कम से कम हम इस निरंतरता को तो बनाए रखें, क्योंकि महामारी तो पक्का है जानी है और जल्दी जानी है, और जल्दी ही काम वापस शुरू होगा। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू संजय सर, थैंक्स अ लॉट मंगेश जी। मुंबई आते हैं तो आपकी मुलाकात होगी, आपसे पहले मुलाकात हुई नहीं कभी, तो इस बहाने ही मिलना हुआ। और बाकी इस बार फिजिकल फेस्टिवल नहीं हो रहा, तो संजय सर से भी मिलने नहीं हुआ इस बहाने, वरना वो भी मिलते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबको प्रणाम। थैंक यू अजीत जी, जल्दी ही Thank मिलते you. हैं। जरूर जरूर जरूर, शुक्रिया।